गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम व्याकरण में अब तक जो पत्र लेखन पढ़ चुके हैं उसमें बच्चों हमने ये समझा था कि पत्र लेखन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो पत्र होता है व्यवहारिक, जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक, या फिर व्यक्तिगत सामाजिक भी उसे कह दिया जाता है। वो व्यक्तिगत व्यवहारिक या सामाजिक कहे जाने वाले पत्र ही अनौपचारिक होते हैं। बच्चों, अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि उसमें आपको अनावश्यक रूप से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अर्थात उसमें किसी प्रकार के पत्र क्रमांक या प्रेषक प्रेषिती इस तरह के वर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों, वही हमने दूसरे तरह का पत्र पढ़ा था, तो वो था कार्यालयी यानी औपचारिक पत्र। बच्चों, दो प्रकार से हमने पत्र पढ़े थे, अनौपचारिक और औपचारिक। जो हमने औपचारिक पत्र पढ़े थे उनमें हमारे कार्यालयी पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आते हैं, नियुक्ति पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, प्रार्थना पत्र आते हैं, बधाई पत्र आते हैं। इस तरह के बहुत सारे पत्र हैं जो आपके औपचारिक पत्रों में शामिल होते हैं। बच्चों, ये जो औपचारिक पत्र होते हैं ये एक व्यक्ति द्वारा किसी संस्था को, किसी एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था को, किसी एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को, या किसी भी तरह से किसी एक प्राइवेट विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को, मतलब कुल मिलाकर जो संस्थागत विचारों का लिखित आदान प्रदान होता है वो हमारा पत्र लेखन कार्यालयी पत्र के माध्यम से होता है। अब बच्चों, इस कार्यालयी पत्र में भी अलग अलग तरह के पत्र होते हैं, जैसे प्रशासनिक पत्र होते हैं, जैसे कि व्यावसायिक पत्र होते हैं, जैसे कि शिकायती पत्र होते हैं, जैसे कि प्रार्थना पत्र होते हैं। अब आप प्रार्थना पत्रों में अच्छे से जानते हैं, आप सारे बच्चों ने कक्षा 3, 4 से लेकर प्रार्थना पत्र लिखना शुरू कर दिया था, और वो सारे प्रार्थना पत्र जो थे वो प्रधानाचार्य के नाम से होते थे। हम छोटे क्लासों में पढ़ते थे कि शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, या फिर फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र, या अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चों, माध्यम वही होता था, वो भी कार्यालयी पत्र का ही एक प्रारूप होता था। बस फ़र्क इतना है कि उसमें जो हम शब्द नियमित रूप से काम में लेते थे, कार्यालयी पत्र में कुछ और शब्द भी जुड़ जाते हैं, और वो कार्यालयी पत्र जो हैं वो अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं। अब यदि मान लीजिए आप किसी भी सरकारी विभाग में आवेदन करने जा रहे हैं, तो उसके फॉर्म का जो प्रारूप है उसके साथ में एक आपको एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र लगाना पड़ता है। उसका प्रारूप अलग होता है, क्योंकि उसमें अखबार में दिए गए जो विज्ञापन संख्या है उसका भी उल्लेख करना होता है, यानी पत्र क्रमांक वगैरह सब लिखना पड़ता है। तो बच्चों, हर तरह से हम जो पत्र लेखन पढ़ रहे हैं इसमें हमें कई प्रकार से कार्यालयी पत्रों में अलग अलग बातों की जानकारी करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए आप कोई शिकायती पत्र लिख रहे हैं, तो शिकायती पत्र में ये होता है कि जिस व्यक्ति द्वारा या जिस संस्था द्वारा या किसी संस्था विशेष द्वारा या किसी प्राइवेट रूप से किसी एनजीओ द्वारा जिस भी विभाग को शिकायत भेजी जा रही है उस विभाग का उल्लेख, फिर शिकायत जो है उसका विषय का पूर्ण विवरण, और फिर उसका स्पष्टीकरण नीचे लिखा जाता है। तो बच्चों, कुल मिलाकर कार्यालयी पत्र में औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं, इसीलिए कार्यालयी पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, और उनके लिखने के प्रारूप भी अलग अलग होते हैं। अब बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब भी हम पत्र लेखन लिखें तो पत्र लेखन लिखते समय हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, वो संक्षिप्त में बहुत बड़े रूप में अपनी बात को अभिव्यक्त कर जाए, ऐसा उसमें होना चाहिए। मतलब हम संक्षिप्त लिखें तो भी वो पूर्ण रूप से अपनी बात को स्पष्ट कर सके। वहीं पत्र लेखन जो है वो कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट कर जाए कि उसमें आपका जो विषय है उससे हटते हुए आपको पत्र नहीं लिखना है। यानी आप जिस विषय पर
पत्र लिख रहे हैं वो विषय उसमें पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों, कुल मिलाकर जो पत्र लेखन है वो एक तरह से दो व्यक्तियों के मध्य, दो संस्थाओं के मध्य, एक व्यक्ति एक संस्था के मध्य किसी भी रूप से लिखित विचारों का स्पष्ट और स्थायी आदान प्रदान है। तो वो है हमारा पत्र लेखन। तो बच्चों, हमने दो प्रकार के पत्र 2 लेक्चर में पढ़ लिए थे। हम पत्र लेखन के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और उसमें हम 2 प्रकार के पत्र पढ़ चुके थे। हमने एक तो पढ़ा था बच्चों शिकायती पत्र। जो शिकायती पत्र हमने पढ़ा था वो शिकायती पत्र जो था वो गली मोहल्ले के कचरे को और वहाँ जो सफाई कर्मी है उनकी अव्यवस्थाओं से संबंधित था। और एक पत्र जो हमने पढ़ा था वो था विद्यालय में खेल कूद की सुविधाएं बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब बच्चों, आज जो हम प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं वो प्रार्थना पत्र 2019 के पेपर में भी आया हुआ है और उससे पहले भी एक बार वो प्रार्थना पत्र आ चुका है। यद्यपि मैं जो प्रार्थना पत्र आपको लिखवाऊंगी एज इट इज़ वो नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि प्रार्थना पत्र का केवल एक प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी उसको लिखने का एक ढांचा। हम केवल एक प्रारूप तैयार करते हैं और फिर उस प्रार्थना पत्र की तरह ही आपको यदि कोई भी प्रार्थना पत्र मिलता है तो आपको वैसा का वैसा ही दूसरा प्रार्थना पत्र अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो प्रार्थना पत्र है ये 2019 में एक प्रार्थना पत्र आया था कि स्वयं को एक धार्मिक पुस्तक भंडार का वितरक मानते हुए गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो गीता प्रेस के नाम से धार्मिक पुस्तकों का निर्माण करती है, तो उसको गीता प्रेस गोरखपुर को आपको स्वयं को एक धार्मिक पुस्तक विक्रेता या वितरक मानते हुए एक पत्र लिखना था। उस पत्र में आपको कुछ धार्मिक पुस्तकों की सूची आपने लिख के भेजी है कि आपको वो पुस्तकें तुरंत चाहिए, कितनी कितनी उनकी प्रतियां चाहिए, वो आपने उसमें लिखा था। तो वो जो पत्र है वो व्यावसायिक पत्र है। तो बच्चों, व्यावसायिक पत्र जो होता है आज हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्यावसायिक पत्र जो है वो किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक पत्र जो है बच्चों, वो व्यावसायिक पत्र क्या है, ये व्यवसाय में एक प्रत्यय लगाने से बना है, अर्थात व्यवसाय से संबंधित कोई भी वार्तालाप जब किसी व्यक्ति और संस्था के मध्य या किसी दो संस्थाओं के मध्य जब होती है तो उसे व्यावसायिक पत्र का नाम दिया जाता है। मतलब यहाँ एक विक्रेता जो है वो दूसरे विक्रेता को पत्र लिख रहा है। तो इस तरह के जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। अब उसमें तो पत्र ये था कि धार्मिक पुस्तक भंडार को पत्र लिखना है, लेकिन हम जो पत्र लिखेंगे ये पत्र होगा कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ की ओर से आपको आदर्श प्रकाशन जयपुर को एक प्रार्थना पत्र, एक आदेश पत्र लिखना है, जिसमें कुछ पाठ्य पुस्तकें मंगवाने के लिए आपने उनको सूची भेजी है। तो आप जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो प्रार्थना पत्र कैसी होगी कि एक आदेश सूची जैसी ही होगी, क्योंकि आप किसको भेज रहे हैं, आदर्श प्रकाशन जयपुर को एक आदेश पत्र दे रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पत्र का प्रश्न कि इसका प्रश्न क्या है। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
विद्यालय बीकानेर नवलगढ़ की ओर से आदर्श प्रकाशन जयपुर को एक आदेश पत्र कुछ पाठ्य पुस्तकें मंगवाने हेतु लिखिए। मतलब बच्चों, आप जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो किस लिए लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलगढ़ की ओर से आदर्श प्रकाशन जयपुर को आप एक आदेश पत्र लिखेंगे जिसमें कुछ पाठ्य पुस्तकें मंगवाने का निर्देश होगा। हेतु लिखिए। अब इसको लिखने का क्या तरीका है बच्चों? ये जितने भी व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं उसमें आपको एक पत्र क्रमांक लिखना होता है। तो देखिए, पत्र क्रमांक जो होता है बच्चों, ये काल्पनिक होता है लेकिन दिनांक से संबंधित होता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? आपको एक पत्र क्रमांक लिखना है। अब पत्र क्रमांक क्या लिखना है? मान लीजिए आपने लिख दिया कि 2002 2020। अब इस तरह से आप एक पत्र क्रमांक लिखेंगे। फिर सामने आप लिखेंगे दिनांक। अब मान लीजिए आप आज लिख रहे हैं तो आप इसमें दिनांक डाल सकते हैं आज की। तो जैसे आज तारीख हो गई आपकी 13/7/2020। इस तरह से आपको डेट सामने लिखनी है। फिर आता है प्रेषक। तो बिल्कुल नीचे ही आप उसके प्रेषक लिखेंगे। आप सबसे नीचे उसके क्या लिखेंगे? प्रेषक। कार्यालय प्रधानाचार्य, कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक कार्यालय प्रधानाचार्य, यहाँ लिखिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और उसके बाद में लिखिए रतनगढ़। हम लिख रहे हैं नवलगढ़ तो हमें लिखना है नवलगढ़। अब नवलगढ़ लिखने के बाद में आप इस तरह से पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब बच्चों, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं तो वहाँ उसका नाम फिर नीचे आएगा। एक लाइन छोड़कर श्रीमान, किसे लिख रहे हैं आप? आदर्श प्रकाशन को। श्रीमान व्यवस्थापक जी,
श्रीमान व्यवस्थापक जी, आप कॉमा लगाइए। उसके बाद लिखिए आदर्श प्रकाशन जयपुर, आदर्श प्रकाशन, कॉमा लगाइए और उसके बाद में लिखिए नीचे जयपुर। उसके बाद बच्चों, अब ऐसे पत्रों में आपको विषय लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो व्यावसायिक पत्र हैं बच्चों, अब यहाँ तक जो हमने लिख लिया, इसमें ध्यान देना है कि पहले मुख्य बात क्या है वो समझिए कि इसका जो प्रारूप है वो क्या है। सबसे पहले कोई भी पत्र लिखने के लिए ये ध्यान देने की बात है कि आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आप उस पत्र की भाषा समझिए। यहाँ महोदय महोदया आप लिख सकते हैं, प्रिय भी लगा सकते हैं, तो हम महोदय ही लिखेंगे, प्रिय नहीं लिखेंगे। अब ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप पत्र में समझें कि आप जो पत्र लिख रहे हैं वो पत्र किसे लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, क्योंकि जब तक पत्र में आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि पत्र कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि यदि आप पत्र में ये नहीं समझेंगे कि कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, तो आपका ये प्रेषक प्रेषिती गलत हो सकता है। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि आप पत्र लिखने वाले हैं तो प्रेषक कौन है, पत्र लिखने वाला है, और आपने श्रीमान जहाँ लगाया है वहाँ आप पत्र भेज रहे हैं। तो किसको भेज रहे हैं, तो जिसको भेज रहे हैं वहाँ आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि आप जब पत्र लिखें तो प्रेषक के बाद में यहाँ इस तरह से ये डॉट छोड़ने का मतलब है कि पंक्ति आपको एक छोड़नी है। तो ये एक पंक्ति आप यहाँ छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ही यही है कि बीच में आपने एक लाइन छोड़ दी, जिससे ये शो हो जाएगा कि यहाँ प्रेषक है और ये प्रेषिती है। इसे हम कहते हैं प्रेषिती, मतलब आप जिसे भेज रहे हैं वो है ये। तो प्रेषिती प्रेषिती के लिए एक पंक्ति खाली। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले प्रेषक लिखिए और प्रेषक लिखने के बाद में आपको ये एक पंक्ति ऐसे ब्लैंक छोड़ देनी चाहिए ये कॉपी में, जिससे कि वो क्लियर दिखे कि यहाँ से प्रेषिती चालू हो गया। प्रेषक कौन होता है, जो पत्र लिखता है। प्रेषक का मतलब है प्रेषक का मतलब है बच्चों पत्र लिखने वाला, और प्रेषिती है पत्र प्राप्त करने वाला। ये बात विशेष ध्यान देने की है कि प्रेषिती शब्द आता है जिसको पत्र लिखा जाता है। मतलब पत्र प्राप्त कौन करेगा, आदर्श प्रकाशन जयपुर, और पत्र लिखने वाला कौन है, नवलगढ़ से जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के, वो पत्र लिख रहे हैं। तो वो तो हो गए प्रेषक, और प्रेषिती कौन है, आपके ये व्यवस्थापक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि प्रेषिती के लिए एक पंक्ति खाली रखनी है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसे मैं मिटा देती हूँ बच्चों, ये केवल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो ये जो डैश डैश छोड़ा है ये हमने एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी है। उसके बाद आएगा आपका यहाँ महोदय। महोदय के बाद में आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें, कृपया
निम्नलिखित पुस्तकें उचित कमीशन काट कर तुरंत भिजवाने की कृपा करें। तो बच्चों, ये पंक्ति लिखने के बाद हम नीचे क्रम से एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी में हमें पुस्तकों के नाम और उनकी कितनी प्रतियां हमें मंगानी हैं वो लिखनी है। अब इसमें दो तरीके होते हैं बच्चों। हम चाहें तो हम एक सारणी बना सकते हैं बॉक्स बना के, या फिर हम बाकायदा नंबर डाल के 1 2 3 4 5 किताबों के नाम और सामने उनकी कितनी प्रतियां हमें चाहिए वो भी हम लिख सकते हैं। तो नंबर से अब आप पुस्तकों के नाम लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए अब विद्यालय में हमें कौन कौन सी पुस्तकों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमें स्कूल की जो प्राइवेट लेवल की बुक्स होती हैं वो तो हमें यहाँ से मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट बुक्स के लिए नहीं है। तो जो स्कूल्स में सबसे ज़्यादा काम में आती हैं वो होती है पासबुक्स। तो यहाँ आपको क्या नाम डालने हैं, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए संजीव पासबुक, तो अब आपको जो पासबुक चाहिए जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है तो वो है संजीव पासबुक्स। विषय संजीव पासबुक्स, विषय हिंदी, विषय हिंदी, कक्षा 10। अब कितनी प्रतियां चाहिए आपको, तो कक्षा 10 के लिए आपको संजीव पासबुक विषय हिंदी कक्षा 10, इसकी कितनी प्रतियां चाहिए आपको, तो आप लिख दीजिए कि आपको 25 प्रतियां चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सब काल्पनिक है, मतलब आपको अपने मन से लिखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने मन से लिखते जाना है। अब इसमें दूसरा है गया, अब जैसे संजीव पासबुक हिंदी कक्षा 10 की 25 प्रतियां चाहिए, वहीं संजीव पासबुक क्योंकि विद्यालय में यही सबसे ज़्यादा चलती है तो आप यही लिखेंगे संजीव पासबुक्स, विषय गणित कक्षा 10, प्रतियां वही 25। तो इस तरह से बच्चों आपको कुल मिलाकर ये यहाँ पर एंट्री करनी है। ऐसे ही हम मतलब 6-7 जो सारणियाँ हैं वो हम यहाँ पर सारणी बना देंगे। अब बच्चों ये हम ऊपर वाला जो प्रश्न है उसको मिटा देते हैं, नीचे का इतना अच्छे से दिखेगा नहीं तो ऊपर लिख देती हूँ, तो ये प्रश्न मैं साफ कर देती हूँ। तो इस तरह से बच्चों पत्र लिखते समय ये विशेष बात जो ध्यान देने की होती है कि कौन किसको पत्र लिख रहा है, इस बात का ध्यान रखिए, और पत्र में किस विषय से संबंधित आप अपनी बात कह रहे हैं उस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों जब आप अब इसमें अगला आप यही लिखिए संजीव पासबुक्स, विषय विज्ञान कक्षा 10,
प्रतियां 25। तो इस तरह से ये सारणी आपको एक लंबी सी सारणी बनानी है। अब जैसे इसी सारणी को आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सारणी है, जैसे इस सारणी में आप लिखते चले जाएं। संजीव पासबुक्स, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, और प्रतियां 25। तो बच्चों इस तरह से आपको कुल मिलाकर ये एक सारणी बनानी है, जिसे आप बॉक्स में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद में बच्चों आपको क्या करना है कि आपको इसके नीचे जो बात लिखनी है वो मैं ऊपर आपको लिख के बता रही हूँ कि यहाँ ये जैसे आपका पत्र चल रहा है, तो वहीं आप जैसे मान लीजिए और आपको 5वां पॉइंट लिखना है, आपने लिख दिया। मतलब एक सारणी बनाओ पूरी कि संजीव पासबुक्स विषय अंग्रेजी कक्षा, विषय अंग्रेजी कक्षा 10 और प्रतियां 25। अब बच्चों इस तरह से लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर भवदीय लिखकर और फिर अपना प्रार्थना पत्र ये समाप्त करना है। अब हम इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ नीचे साइड में लिखेंगे भवदीय। तो भवदीय इस तरह से शब्द लिखेंगे और भवदीय का मतलब है जो आपसे प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है तो आप इसमें अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते बच्चों, आपको ऐसे हस्ताक्षर बॉक्स में डालना है, लिखना कुछ नहीं है और फिर नीचे प्रधानाचार्य की सील लगती है। बच्चों ऐसे पत्रों में हमेशा प्रधानाचार्य या जो भी है संस्थापक प्रधान जिसने भी वो पत्र लिखा है उसकी क्या लगेगी, मोहर लगती है। तो हमें नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसमें एक लाइन आपको और लिखनी चाहिए कि पुस्तकें उचित पैकिंग द्वारा भेजें और बिल की 2 प्रतियां अवश्य संलग्न करें। नीचे आप एक लाइन लिखिए, पुस्तकें उचित पैकिंग में ही भेजे। अब बच्चों ये पूरा लिखने के बाद में वहाँ कोई नाम नहीं लिखना आपको। वो लास्ट में जो आप भवदीय लिखोगे इसमें कोई नाम नहीं आएगा क्योंकि प्रधानाचार्य की मोहर लगती है। वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, आप किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य नहीं है तो आपको केवल भवदीय हस्ताक्षर प्रधानाचार्य लिखकर छोड़ देना है। और यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि ये जो लाइन डैश डैश करके छोड़ी गई है ये आपको ब्लैंक छोड़नी है, एक लाइन, क्योंकि प्रेषक और प्रेषिती के मध्य बीच में एक लाइन खाली रहनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आपने जो आज ये व्यावसायिक पत्र लिखा है, ठीक वैसा ही एक पत्र जो मैंने आपको बताया था कि 2019 के पेपर में भी आया था, तो आपको भी एक पत्र लिखना है। प्रश्न नोट कीजिए कि स्वयं को दिल्ली के धार्मिक पुस्तक भंडार का विक्रेता मानते हुए, स्वयं को दिल्ली के धार्मिक पुस्तक भंडार का विक्रेता मानते हुए
एक प्रार्थना पत्र आपको गीता प्रेस गोरखपुर को लिखना है, जिसमें कुछ धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां मंगवाई जा रही हो। तो बच्चों ये प्रार्थना पत्र आपको बिल्कुल इसी शैली में लिखना है, यही प्रारूप रहेगा, इसी तरीके से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अब जैसे ये विद्यालय का था तो इसमें हमने पासबुक का उल्लेख किया है, आपको उसमें रामायण महाभारत या जो भी किताबें जैसे मंदिरों में गरुड़ पुराण वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या हनुमान चालीसा है, राम रक्षा स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्रनाम है, इस तरह की जो धार्मिक पुस्तकें लोग पढ़ते हैं उन पुस्तकों का उल्लेख होना चाहिए। अब आपको उनके नाम 2-4 याद करने चाहिए। तो इस तरह से एक सारणी बना के आपको ये पत्र लिखना है। तो बच्चों ये पत्र आया हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे पत्र जो आपकी किताब में हो या आपको जहाँ भी व्याकरण की पुस्तक में प्राप्त हो उनका भी अभ्यास कीजिए। बाकी हम आपको विद्यालय में रेगुलर कक्षाओं के दौरान पढ़ाएंगे। धन्यवाद।